नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में हो रहे विधानसभा उपचुनाव के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने बीजेपी और अमरवाड़ा प्रत्याशी कमलेश शाह पर बड़ा आरोप लगाया है। क्या है वह आरोप और इस आरोप पर क्या है बीजेपी की प्रतिक्रिया, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं। शाह कितने सत्यवान। अमरवाड़ा प्रत्याशी पर कांग्रेसी आरोप, पत्नी ने किया करोड़ों का घोटाला, फायदा उठाकर भाजपा में कराया शामिल। 10 जुलाई को अमरवाड़ा उपचुनाव, 13 जुलाई को आएंगे नतीजे। आसान नहीं है बीजेपी की राह, दिग्गज नेता करने लगे हैं गैर। कमलनाथ भी संभालेंगे मोर्चा, जीजीपी की सक्रियता पर तय होगा भविष्य। अमरवाड़ा उपचुनाव की तारीखें तय होने के बाद चुनावी गहमागहमी तेज हो गई है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी चल रहा है। इसी दौर को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने एक खुलासा करते हुए छिंदवाड़ा के पूर्व विधायक कमलेश शाह पर बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल मुकेश नायक ने बताया है कि कमलेश शाह को बीजेपी में क्यों जाना पड़ा। नायक ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दबाव डालकर कमलेश शाह को बीजेपी ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया था। यह मामला 2016-17 का है, जब कमलेश शाह की पत्नी नगर परिषद अध्यक्ष थी। उन्होंने करोड़ों का घोटाला किया था। 40 दिन के अंदर घोटाले का चालान पेश करना था, लेकिन नहीं किया और चालान छुपा कर रखा। आइए सुनते हैं कमलेश शाह और बीजेपी पर क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं। लोग सोच रहे होंगे कि 3 बार का विधायक रहते अचानक कोई कैसे जादू हुआ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। बार्गेनिंग करके, दबाव डाल के कमलेश शाह को कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए, बीजेपी ज्वाइन करने के लिए उनको मजबूर कर दिया। कमलेश शाह की पत्नी नगर परिषद की अध्यक्ष रही उस समय। करोड़ों रुपए का उन्होंने घोटाला किया और उस घोटाले में वो हाई कोर्ट से जमानत पर है। विडंबना ये है कि 90 दिन के अंदर शासन को उसका चालान पुटअप करना चाहिए न्यायालय के समक्ष, लेकिन उनके ऊपर दबाव बना के रखा और आज तक जब तक उन्होंने। मुकेश नायक के इस आरोप पर बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला का कहना है कि कांग्रेस के लोग बीजेपी में इसलिए आ रहे हैं कि कांग्रेस में उनको सम्मान नहीं मिलता। कांग्रेस में टिकट के लिए पैसे लिए जाते हैं और क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। यह है कि जो मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है उस पर इस प्रकार से टिप्पणी करना, बातचीत करना न्याय की मर्यादा के अनुरूप नहीं होगा। हाई कोर्ट की अपनी एक गरिमा है, उसके बारे में, उसका वहां प्रचलनशील किसी प्रकरण के बारे में टिप्पणी करना उसकी मर्यादा का उल्लंघन करना होगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, कमलेश शाह जी भी 2 महीने पहले तक कांग्रेस पार्टी में थे, बीच में कांग्रेस की सरकार भी रही, तमाम तरीके से अन्य अवसरों पर भी उनके पास अवसर था, तो उन्होंने कभी क्यों इस प्रकरण को नहीं उठाया। आज जब उन्होंने उनके दल का त्याग और तिरस्कार कर दिया है, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्र विरोधी नीतियों के कारण उस दल को छोड़ दिया है, उस स्थिति में इस प्रकार की बात करके कांग्रेस सिर्फ अपनी कुंठा को व्यक्त कर रही है। छिंदवाड़ा की जनता समझ चुकी है कि 45 वर्षों तक छिंदवाड़ा को अपना परिवार कहने वाले कमलनाथ, उन्होंने छिंदवाड़ा की जनता तो आप छोड़िए, कांग्रेस को भी अपना परिवार नहीं समझा। जब वहां पे नामांकन की तिथि आई तो उसमें तक मौजूद नहीं रहे। आज प्रचार में कमलनाथ जी का कहीं अता पता नहीं है, उनके पुत्र भी गायब है। और तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू है। चुनाव में तो आरोप और प्रत्यारोप के दौर शुरू होते ही हैं, लेकिन ऐसे आरोप, घपले घोटाले के आरोप जब चुनाव शुरू हो जाते हैं तब ज्यादा आने लगते हैं। आज इन्हीं आरोप प्रत्यारोप पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। सत्येंद्र जैन जी, प्रवक्ता बीजेपी, केदार शंकर सिरोही जी, प्रवक्ता कांग्रेस, रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे कांग्रेस से। केदार शंकर सिरोही जी, आरोप और प्रत्यारोप लगते रहे हैं और ये आरोप तो अधिकतर लगा है कि बीजेपी ने दबाव डालकर पार्टी का परिवर्तन कराया है, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में, यानी कि कांग्रेस से हटा करके बीजेपी में लिया गया है उनको। इस तरह के आरोप कांग्रेस लगा रही है। लेकिन जब चुनाव आ गया और चुनाव हो रहे हैं
तभी शाह की पत्नी नगर परिषद की अध्यक्ष थीं, घोटाले की थीं। ये बातें अब कहने का क्या औचित्य है? क्या चुनावी लाभ लेना है? कुशवाहा सर, एक चीज समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी में कौन लोग जाते हैं और ऐसे लोग को भारतीय जनता पार्टी क्यों ले रही है जिनके ऊपर विवाद। आज पूरे सारी जगह के लोगों को आप देख लीजिए, हर जगह यही है कि जिस प्रत्याशी को इन्होंने लिया है उस पर कोई ना कोई चार्जेस पहले से चल रहा था या कंटिन्यू था, कंटिन्यू है, उस पर चल रहा है। तो ये उन लोगों पर दबाव बना रहे भाई। जिस तरीके का इंदौर में भी मामला हुआ था, अक्षय बम पे काफी चर्चाएं हुई, आज इन पे भी चर्चाएं हो रही। तो चुनाव आता है तब ये प्रतिनिधियों पर दबाव डालते थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास में एक तार्किक लीडरशिप बची नहीं है। इनके पास सिर्फ संख्या है, पर संख्या के सामने प्रदेश की समस्याओं का समाधान करने वाले लोग नहीं। तो ये हमारे इधर से ले जा रहे हैं और ले भी दबाव से जा रहे हैं। पुलिस, पैसा और प्रशासन के दबाव पर ये ले जा रहे हैं। इनकी विचारधारा से प्रभावित होकर कोई नहीं जा रहा। जिसके भी जा रहा है तो दबाव तो उन्हीं पर दिया जाएगा ना, दबाव तो उन्हीं पर दिया जाएगा जो वास्तव में कहीं न कहीं अपने आप को गलत महसूस कर रहे होंगे कि कहीं न कहीं उनकी सरकार है, पकड़ में आ जाएंगे, तो उन पर दबाव दिया जा रहा होगा। तो क्या आप चाहते हैं? जी 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 बिल्कुल। देखिए, अब उसमें तो क्या छुपना भाई, उस पर केस है, मतलब है। अब वो केस को नहीं तो आपकी पार्टी नहीं, यही बात है ना, दिक्कत तो यही है ना कि जब आपके पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में ज्वाइन कर लेते हैं लोग, तब आप उनके अवगुणों को उजागर करते हैं। जब तक आप के पार्टी में रहते हैं तब तक तो अच्छे रहते हैं। ऐसा क्यों? दोहरा मापदंड कांग्रेस क्यों अपनाती है? सब जगह ये तो सर आपके मीडिया में भी है, पूरे विश्व में है ये। इसमें तो क्या कहना है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में भी है, वो उनके पक्ष करेंगे, उनके यहाँ से आ जाने दीजिए, वो हमारा कहने लग जाएंगे, हमारे यहाँ से वहां चले। तो आप कहने लग जाएंगे, नहीं तो आप कहने लग जाएंगे कि ये चोर थे, डर के चले गए। देखिए, नहीं, इसीलिए न्यायालय बनाया है। हम वही कहते हैं इस लोकतांत्रिक देश में कि न्यायालय को स्वतंत्र होना चाहिए, न्यायालय के ऊपर कोई दबाव नहीं। न्यायालय परतंत्र है, आप ये कहना चाह रहे हैं? किसी के दबाव में है? इसमें मैं बता रहा हूँ जी। नहीं, अब ये जो जा रहे हैं, इनके लोगों को क्लीन चिट क्यों मिल रही है जी? भारत में जितने भी लोग गए हैं, तो अच्छी बात है ना कि आपके लोगों पर दबाव नहीं, आपके लोगों को दबाव बनाकर बीजेपी अपने पास लेके आई और वो उनको क्लीन चिट मिल गया, यानी कि वो पाक साफ थे। या आपको खुश होना चाहिए कि हमारे लोग थे, पाक साफ हैं, देख लीजिए। आप कहना चाह रहे हैं कि वो चोर थे और न्यायालय पर दबाव बनाया गया, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, उसमें मैं आप सुनना चाहेंगे? बिल्कुल सुनना चाहेंगे। तो ये न्यायालय पे दबाव नहीं है तो क्या है? यानी कि आप न्यायालय पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन जी जवाब देंगे इसका? सत्येंद्र जैन जी फिर वो उनके यहाँ जाके क्लीन हो रहे हैं। मतलब आपके यहाँ रहते तो क्लीन नहीं होते, इनके यहाँ गए तब क्लीन ना जेल जाते। आपके नहीं, आपके यहाँ रहते तो जेल जाते। नहीं, केदार शंकर सिरोही जी, आपके यहाँ रहते तो जेल जाते। आप मुकदमा लिखवाते अपने पार्टी के लोगों पे कि हाँ ये चोर हैं, इनको जेल भेज दीजिए। लिखवाया था आपने? नहीं लिखवाया था आपने? नहीं लिखवाया था आपने? वो मुकदमा तो उनके ऊपर चल रहा है ना सर। नहीं, आपने लिखवाया था? नहीं, आपने लिखवाया था, कांग्रेस ने लिखवाया था। तो अभी क्या भाजपा लिखवा देगी क्या? नहीं, अगर जो भाजपा ने क्लीन चिट दिया है, नहीं भाजपा ने क्लीन चिट दिया है। भाजपा ने कितने लोगों पे लिखवा दिया? नहीं, अगर जो नहीं एफआईआर उन पे किसने लिखवाई थी? नहीं, अगर वो दोषी थे उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था। शाह अगर जो दोषी थे उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था तो मुकदमा किसने लिखवाया था? स्वयं शाह जाकर के मुकदमा लिखवाए थे। आप लिखवा दीजिए, आप मीडिया हाउस है, आप भी तो चौथा स्तंभ है। मतलब आप लोगों के बस की बात नहीं है, मीडिया मुकदमा लिखवाने जाएगा? अब बोल दीजिए कि कांग्रेस के बस की बात नहीं है, बीजेपी बोल दे कांग्रेस की बस की बात नहीं है कि चोरों के ऊपर मुकदमा लिखवाया जाए। मीडिया जाएगी लिखवाने, मीडिया उजागर करेगी और स्वतः संज्ञान लेगा प्रशासन। कह दीजिए कि नहीं, बस की बात नहीं है, चोरों के ऊपर कार्रवाई कराना बस की बात नहीं है, आप बोल दीजिए। पहली बार थोड़ी है सर जी।
पहली दोहरा मापदंड नहीं। जैन साहब के ऊपर आपने आरोप लगाया है कि न्यायपालिका पर दबाव बना रहे हैं बीजेपी और बीजेपी के लोग। जवाब दीजिए सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जैन जी, चलिए, सत्येंद्र जैन जी तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं रमेश शर्मा जी। रमेश शर्मा जी, क्या लगता है आपको कि वास्तव में क्या बीजेपी के लोग न्यायपालिका पर दबाव बना रहे हैं, और क्या जिनको ये लोग कांग्रेस के लोग चोर कह रहे हैं, क्या वास्तव में वो दोषी इनको मान करके, अगर जो दोषी मानते हैं तो इन्होंने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की, उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराया, अपने पार्टी से क्यों नहीं निष्कासित किया? जब बीजेपी में चले गए तो ये लोग चोर बता रहे हैं। न्यायपालिका ने उन्हें अगर जो क्लीन चिट दे दिया तो ये कह रहे हैं कि ये तो दबाव में किया गया है। क्या है ये, हम समझ मोटे तौर पर देवेंद्र जी, न्यायपालिका पर कभी किसी का दबाव नहीं चलता। लाखों में से कोई एक आध कोई प्रकरण ऐसा हो, एक आध कोई प्रकरण हुआ है ऐसा, लाखों में से एक आध, बाकी न्यायपालिका पर किसी का दबाव नहीं चलता। आप कल्पना कर सकते हैं, न्यायपालिका से इंदिरा जी के विरुद्ध फैसला आया, न्यायपालिका से उमा भारती जी पर फैसला आया, ऐसा कौन है जिस पर न्यायपालिका पर सबका फैसला आया? तो न्यायपालिका पर किसी का दबाव बनता। और कहीं ना कहीं हमको जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी थोड़ी सी गरिमा का ध्यान भी रखना चाहिए। दूसरी एक बात दल बदल की आती है। दल बदल ये पहली बार नहीं रहा, जब से ये संगठन राजनीतिक दल बने हैं तब तो ये दल बदल हो रहा है। कांग्रेस से भी लोग दूसरे दलों में गए हैं और दूसरे दलों से भी लोग कांग्रेस में आए हैं। अब मध्य प्रदेश की हम बात करें, अर्जुन सिंह जी ने कांग्रेस छोड़ दी थी, फिर लौट करके आए, श्यामाचरण जी ने छोड़ दी थी करके आए, केश नायक जी ने छोड़ दी थी, फिर लौट करके आए, तो इसको क्या माने? भाजपा से देखें तो वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा जी ने छोड़ दी थी, जो मुख्यमंत्री रहे, उमा भारती ने छोड़ दी थी, फिर लौट करके आए। तो राजनीतिक दलों में शंकर सिंह वाघेला ने गुजरात में छोड़ दी थी। ऐसा कोई दल नहीं है जिसमें से दल बदल ना हुआ हो, और ऐसा कोई दल नहीं है कि जिसमें से लोग लौट करके ना आए हों। और राजनीतिक लोगों पर ये कदाचार के आरोप जब से स्वतंत्रता बनी है तब से लगते रहे। आप अगर देखेंगे तो 1952 में पार्लियामेंट में कोई साइकिल घोटाला उठा था, 1957 या 56 में, सन थोड़ा सा भूल रहा हूँ, फिरोज गांधी जी ने पार्लियामेंट में उठाया था, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उसकी जांच हुई, एक आध कोई जेल गया, वित्त मंत्री का त्यागपत्र हुआ। राजीव गांधी जी तो कितने दुखी थे, वो कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं और 85 पैसे 80 पैसे रास्ते में रह जाता है। तो ये कदाचार होता रहा है, और अगर कहीं कोई सख्ती से ईडी कार्रवाई कर रही है तो मैं समझता हूँ इसकी होनी चाहिए। और कदाचार को और राजनीतिक दल बदल को इसको कतई नहीं जोड़ा जाना चाहिए, दोनों दलों पर हो रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सी राजनीति में नकारात्मकता आ रही है, वो जो सकारात्मकता का दौर है वो सब उठ करके वो थोड़ा सा कम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ उसी का एक झलक जो मिल रही है, जो आरोप लग रहे हैं। और दल बदल रुकेगा भी नहीं, कितना कोई आरोप लगा ले, दल बदल बिल्कुल नहीं रुकेगा। ये बराबर जब जिसको मौका मिलेगा वो दल बदल करेगा और चलेगा, किसी भी दल से आप देख लीजिए। अब कैलाश जोशी के लड़के दीपक जोशी ने दल बदल कर लिया, तो ये दल बदल चलते रहने वाली प्रक्रिया है और आगे भी चलती रहेगी। जी बिल्कुल, दल बदल चलती रहने वाली प्रक्रिया है, आगे भी चलती रहेगी। सत्येंद्र जैन जी, हम आपके पास एक सवाल लेकर के आए थे और शायद संपर्क नहीं हो पा रहा था उस समय आपसे। सवाल यही है कि कांग्रेस का आरोप है कि न्यायपालिका पर भी दबाव बना रखी है बीजेपी, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस तो किंकरता विमूढ़ हो गई है। कांग्रेस तो क्या करें ना क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है, उस कुएं में डूब रही है, कोई कंफ्यूजन की स्थिति में है। और आप देखिए, अब राहुल गांधी जी को उसी न्यायपालिका ने सांसदी अभी जो स्टेटस क्यों दिया हुआ है, और इसी कारण से वो सांसद बन गए थे पिछली लोकसभा में। तो तब ये सुप्रीम कोर्ट अच्छा हो जाता है इनको, तब लोकतंत्र की जीत होने लगती है। और अभी कह रहे हैं न्यायालय दबाव में है। तो मैं कह रहा हूँ ये पूरी कांग्रेस जो है भारतीय संस्थाओं आप मतलब विरोध कर रही है। मैं कहता हूँ कि हम राजनीतिक दल हैं, हमारा विरोध करिए, अच्छी बात है, हम सुधार करेंगे अपने में। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमारे दल के हैं, आप बोलिए, लेकिन आपका भारत तो आपका भी है, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपका भी है। और सुप्रीम कोर्ट को आप भला बुरा कहते हैं, आप शब्द कहते हैं,
और संविधान संकट में आ जाता है। आप तो देखिए संविधान संकट में की बात आई तो सारे देश का बुरा करने वाले, भारत का बुरा चाहने वाली कांग्रेस है। कांग्रेस भारत समर्थक नहीं रही। अगर रही होती तो कल जो है लोकतंत्र की हत्या वाला दिन है, 1975 याद होगा आपको। और वो संवैधानिक तो कांग्रेस ने उसी संवैधानिक संस्था के आदेश का दमन किया था इंदिरा गांधी जी ने। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जब वर्डिक्ट आया और कहा कि ये इंदिरा गांधी जी का चुनाव अवैध है, तो उनको तत्काल प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वह नहीं किया। उन्होंने भारत देश में आपातकाल लगा दिया। और राहुल गांधी जी जो संविधान को सिर पर लेकर के नाचते हैं, आज उनको भी क्षमा याचना का करना चाहिए कि उन्होंने स्वयं भी स्वीकारा कि उनकी दादी ने एक बार उनसे कहा था, सब मीडिया डोमेन में है, कि आपातकाल लगाना इंदिरा गांधी जी की बड़ी भूल थी, उनकी दादी की स्वयं का। तो आज मुझे लगता है वो क्षमा मांगेंगे। और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, राज्य सरकारें, चाहे वो तेलंगाना हो, कर्नाटक हो और हिमाचल प्रदेश हो, वहाँ पर हमारे जो मीसाबंदी हैं, लोकतंत्र के रक्षक हैं, लोकतंत्र के प्रहरी हैं, जो अपने जीवन का आखिरी समय होता है वृद्ध अवस्था में चल रहे हैं अधिकतर लोग, 60+ वाले ही लोग हैं सभी। तो उनके लिए जो हम भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य हैं, वो सब उनमें मीसाबंदियों को पेंशन देते हैं। तो अगर ये पश्चाताप भी करें और साथ ही साथ उन लोगों को पेंशन देने का काम करें जो आरएसएस, जो हमारे लोकतंत्र सेनानी है, जिसमें के मिश्रा जी को भी पेंशन मिलती रही है कांग्रेस से, तो मैं उनको पेंशन मिलती है, मैं ये नहीं कहता कि उनको क्यों मिल रही, वो हालांकि विरोध भी कर देते हैं। जबकि लोकतंत्र रक्षक अगर वो हैं, मीसाबंदी अगर पेंशन ले रहे तो उनको कांग्रेस में रहना भी नहीं चाहिए, ये कांग्रेस की मित्रगण ही कहते हैं। तो आज मुझे लगता है कांग्रेस को पश्चाताप करना चाहिए। और जो बात आपने कही अभी अमरवाड़ा वाली बात है, तो देखिए न्यायालय में मामला चल रहा है, हमें न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। और अगर कांग्रेस को लगता है तो वो पुनः जा सकती है, एक और पार्टी बन सकती है, भारतीय न्याय में स्वतंत्रता है, अनेक पार्टियां बन जाती हैं वहां पर, तो वो जाए और तथ्य रखे, तो उसमें काम होगा, कार्रवाई होगी हमें सब। और दूसरी बात, वो जो भी केस चल रहे हैं वो कमलेश शाह जी के ऊपर नहीं चल रहे हैं, हर एक व्यक्ति अलग होता है। अगर वो है तो उनकी धर्मपत्नी के ऊपर है, भाभी जी के ऊपर है, तो वो ठीक है, अलग अलग व्यक्ति हैं। अभी तो चुनाव में ये आ रहे हैं। मैं तब भी कहता हूँ कि कांग्रेस आज भी किंकर्तव्य विमूढ़ हो रही है और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जो हमारे यहाँ मुहावरा है, उसको चरितार्थ कर रही है। जब तक कांग्रेस में ये लोग रहते थे, जो आपने बार बार पूछा, नहीं जवाब दे पा रहे थे ये लोग, ये कांग्रेस जवाब नहीं दे सकती है, इनका मुंह में दही जम जाता है। एक पुनः एक मुहावरा है, किसी को आप मेरे मित्र अन्यथा ना ले, उनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा मैं, लेकिन मैं बताऊं पूरी कांग्रेस के ऊपर दही जम जाता है। जब कांग्रेस में रहते हैं तो मीठा मीठा गप गप करते हैं और कड़वा कड़वा थू होता है। आज जब कांग्रेस में नहीं है तो ये सब याद आने लगा। अरे भैया 15 महीने की सरकार आपकी रही, आपने उसमें क्या कार्रवाई की? अरे आप अगर इतने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है कांग्रेस की, क्योंकि उसी समय एक केस को और तेज कर देते, सरकार सारे जवाब चालान सारे प्रस्तुत कर देती। अब ये रोने लगते हैं, छाती कूटते हैं, रोदन करते हैं। और 110 से ज्यादा बार कांग्रेस ने पूरे लोकतंत्र की हत्या की है, चलती हुई सरकारों को भंग करने का काम आज नहीं, पहली बार सदैव किया, आपातकाल भी लगाया। और हमने देखा कि किस प्रकार से 3 तलाक वाला जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1984 में, तो राजीव गांधी जी की सरकार ने उसको पलट दिया, उनके निर्णय को। एक कानून में तो कांग्रेस पूरी तरीके से आज एक्सपोज हो गई है। और जहां तक जनजाति वर्ग की बात है, मुकेश नायक जी जो कह रहे हैं, 10 सेकंड में और लूंगा, कि जो मुकेश नायक जी आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है मुकेश नायक जी भी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की बात है। आपको याद होगा जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जनजाति वर्ग का कल्याण, पहली प्रथम राष्ट्रपति हमारे देश से महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, उनका चुनाव चल रहा था, तो कई जनजाति वर्ग के विधायक, कांग्रेस के लगभग 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके जनजातीय अस्मिता के लिए वोट दिया था। तो कांग्रेस जो एक मुकेश नायक जी थे, इन्होंने कहा था कि कांग्रेस के विधायक तो आस्तीन के साथ हैं। तो मुझे लगता है एक द्वंद्व वहां से भी आ रहा है कि आस्तीन के साथ कहा था इन्होंने उन लोगों को, जो कांग्रेस के चुने हुए विधायक आज भी हैं कांग्रेस में, ओमकार सिंह मरकाम जी जैसे लोग हैं, तो उनको भी ये आस्तीन का साथ कहना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पूरे जनजाति वर्ग का अपमान करने वाली कांग्रेस है। और जी मुस्कुरा रहे हैं, जवाब देंगे। कमलनाथ जी भी गायब रहे, देखिए ना नामांकन फॉर्म भरवाया आपने कांग्रेस प्रत्याशी का। अगर अमरवाड़ा की बात करें, फोकस करें तो ना नकुलनाथ जी गए, जबकि छिंदवाड़ा कहते हैं कि छिंदवाड़ा की जनता से कभी रिश्ता नहीं तोड़ सकता। ठीक है, अब जवाब भी सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए केदार शंकर सिरोही जी। तो ऐसा कहते हैं केदार शंकर सिरोही जी, सारी चीजें कांग्रेस में फूट उजागर हो रही है। ठीक है, कम से कम आज हो सकता है पहली बार आज बोल लेने दीजिए उनको थोड़ा। नहीं जी, केदार शंकर जी जी। देखिए सवाल क्या है, भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक सिद्धांत वाली पार्टी नहीं है। आप ये गए वो जमाने
जब ये संघ के चाबुक से चलते थे तब थोड़े बहुत इनमें संस्कार हुआ करते थे। आजकल इनका टोटल मोटो जो है वो बिजनेस पॉलिटिक्स हो गई है। बिजनेस व्यापार के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी नहीं है। नैतिक और सिद्धांत की बात करने वाले ये खुलेआम तानाशाही कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये आपातकाल नहीं है। आज पूरे पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों का भविष्य खत्म होता जा रहा है, देश की संस्थानों को बेच रहे हैं, तब इनको देश के संस्थानों का ख्याल नहीं आता है। ये प्राइवेट निजी हाथों में दे रहे हैं, तब इनको ख्याल नहीं आता है। खुद के यहाँ नेतृत्व में सिर फुटाई चल रही, उस पर बात नहीं होती कि शिवराज सिंह आते हैं अकेले रथ निकालते हैं यहाँ पर, और इनके मुख्यमंत्री और कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में बैठे रहते हैं। इनको तब समझ में नहीं आता। फिर हम कहेंगे कि जितने लोगों को कांग्रेस से इन लोगों ने ज्वाइन कराया, उनके ऊपर सबके ऊपर केस थे, फिर उनका सबका ही केस क्यों खत्म हुआ? भुजबल हो, प्रफुल्ल पटेल हो, कोई भी हो, आप तो हेमंत बिस्वा का देख लो, तमाम जगह का आप देख लो, जिनके ये लोग ये कहते हैं उनके ऊपर केस क्यों खत्म हो गए साहब? ये 10 सालों में जो सिस्टम ये संदेह उत्पन्न होता है, ये संदेह उत्पन्न होता है। आपको मैं और बता दूं सर, और सुन लीजिए, मध्य प्रदेश के कृषि विभाग के जितने भी नकली अमानत के केस बनते हैं, वो जाके पास न्याय मिल जाता है उनको, कंपनी वालों को, उनके पक्ष में। तो ये पक्षपात हो रहा है नहीं हो रहा है? किसान का सबूत है, विभाग का सबूत है, और मैं से 1000 गिना दूंगा आपको। एक भी नकली खाद बीज वाले पे अगर FIR हुई हो तो बात करें, या वो जेल गए हो तो बात करें। 6-6 महीने 8-8 महीने में उनके केस खत्म हो जाते हैं। क्या बातें करते हैं? बातें यूं टीवी पे करने से सर नीचे जमीन के हालात नहीं सुधरने वाले। ठीक, यहाँ मैं भी बहुत अच्छी बात कर जाऊंगा, इज्जत की बात कर जाऊंगा, संस्थान के सम्मान की बात कर जाऊंगा जी, है क्या? ठीक है, ठीक है। जैन साहब आ रहे हैं, कोसों दूर है जी। रमेश शर्मा जी, केदार शंकर सिरोही जी की बातें हमारे ये समझ में नहीं आ रही हैं कि ये बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, सीधे न्यायपालिका पे आरोप लगा रहे हैं। आपके समझ में आ रही है? देखिए, 2 अलग अलग चीज होती है। कुछ लोग न्यायालय से अगर मुक्त होते हैं तो वो न्यायालय के कदाचार के कारण मुक्त नहीं होते। वो जो एक प्रोसेस होता है जिसमें न्यायालय के सामने प्रकरण प्रस्तुत किया जाता है, उस मिशनरी को प्रभावित किया जा सकता है। सरकार कोई भी हो, कांग्रेस की रही हो, भाजपा की रही हो, उस मिशनरी को प्रभावित करने के उदाहरण तो हैं, लेकिन पर्याप्त रूप से चालान प्रस्तुत किया हो, सारे प्रमाण पेश किए हो, उसके बाद अगर न्यायालय ने अलग निर्णय दिया हो, ऐसे उदाहरण बिल्कुल नहीं है। एक आध उदाहरण है जिस पर कभी चर्चा करेंगे, इतनी पूरी लंबी मेरी भगवान की कृपा से पत्रकारिता में। हाँ, वो जो तंत्र है जो प्रस्तुत करता है, एविडेंस प्रस्तुत करता है, वो कुछ न कुछ कई बार खामी छोड़ता है जिसमें न्यायालय को अलग निर्णय तो गड़बड़ हो सकती है। जैसे अपने यहाँ जो तो आर्थिक अनुसंधान जो विभाग था, एक आरोप उन पर लगे हैं, कई ऐसे प्रकरण रहे हैं, वहां तो हो सकता, लेकिन न्यायपालिका बिल्कुल अलग है। न्यायपालिका कभी किसी दबाव में नहीं रहती, बिल्कुल अलग है। उसको हमको कम से कम संवैधानिक संस्थाओं को ध्यान रखना चाहिए। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पर न्यायपालिका जो संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, न्यायपालिका हो, इनको थोड़ा सा अलग रखना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। सत्येंद्र जैन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कह लीजिए। उसके बाद एक सवाल है जो कुलबुला रहा है हमारे दिमाग में। देखिए देवेंद्र जी, बस मैं यही कहना चाह रहा था कि कांग्रेस जो है ना गुटों में धड़ों में बटी हुई है। आप कमलनाथ जी कहते हैं कि हमारा छिंदवाड़ा की जनता से सदैव का रिश्ता है, पूरा आखिरी सांस तक रहेगा, वो स्वयं ही कहते हैं। और जब नामांकन की बारी आई, अभी चुनाव प्रचार चल रहा है, कहाँ है कमलनाथ जी, कहाँ है नकुलनाथ जी? तो देखिए, ये कांग्रेस जो है ना पूरी तरीके से बैकफुट पे आ जाती है। गुटों और धड़ों में बटी हुई कांग्रेस है। और जिस प्रकार से मेरे मित्र कह रहे हैं तानाशाही, तो देखिए तानाशाही नहीं कह सकते इस बात को। भगवान रूपी जनता ने चुना, 163 मध्य प्रदेश में विधायक दिए, अब इनके 3 विधायक और आ गए हमारे पास, और 1 दर्जन और आ जाएंगे, तो हम क्या मना करेंगे क्या उनको? देवेंद्र जी आ रहे हैं, हम तो हमारे को नहीं कि हमें जरूरत है। न्यायालय से क्लीन चिट देने की जहां तक बात है, न्यायालय जब जिनको क्लीन चिट दे देता है, और वहां पर क्या जो प्रमाण देने वाली एजेंसियां हैं जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करती हैं, क्या बीजेपी उनको प्रभावित करती है?
नहीं नहीं देवेंद्र जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ 3 कानून और अभी 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं, तो ये जो संदेह जो स्थिति थी, हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी परिवर्तन करके लाए। उसके अंदर बहुत सारे नए नए जो टेक्नोलॉजिकल एविडेंस हैं, जो फोन है, जो डिजिटल एविडेंस हैं, उन सबको भी किया है। तो जो हमारा दोष सिद्धि का दर है, देखिए ब्रिटेन, अंग्रेजों ने कानून बनाया था और ब्रिटेन ने ही अपने देश के अंदर कानून बदल दिए, और आज वहां पर अगर 100 अपराध होते हैं तो 100 अपराधियों में से 90 से ज्यादा अपराधियों को सजा हो जाती है। 94 अमेरिका में सजा हो जाती है, मात्र 6% चूकते हैं। और भारत में अभी भी 40% के आसपास ही लोगों को सजा होती है जो अपराधी होते हैं। तो ये जो हमारे कानून आए, 3 कानून, जिसका इन्होंने छाती कूट कूट के विरोध किया था, आप देखिएगा 1 जुलाई के बाद से लागू हो जाएंगे और 3 साल के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट से भी निर्णय आ जाएगा। सारे कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं जो भी, और 3 साल में वो सजा भी सुना दी जाएगी और उसको फिर जो भी अपराधी होगा उसको भुगतना पड़ेगी। तो ये कानून जो बहुत अच्छे कानून आए हैं, मुझे लगता है इसका इन सारी चीजों में बहुत असर पड़ेगा। जो अभी बैलगाड़ी पे चल रही है कांग्रेस, जैसे नेशनल हेराल्ड घोटाला है, ये सारे घोटाले हैं जिसमें राहुल गांधी जी बैलगाड़ी पे चल रहे हैं, वो गाड़ी भी पंक्चर हो जाएगी। आप देखिएगा ये जो कानून आए भारत के विकास के लिए, और हमने जो है न्याय प्रिय कर दिया है, न्याय सेंट्रिक, न्याय केंद्रित कानून हो गया, दंड केंद्रित कानून नहीं रहेगा। भारतीय न्याय संहिता को बहुत अच्छे तरीके से बदला गया। और राजद्रोह क्या होता था, राजद्रोह भी बदल दिया। राजद्रोह मतलब जो राज्य करता था, जो शासन करता था, उसके खिलाफ कोई आप आंदोलन करे तो राजद्रोह हो जाता था। तो अंग्रेजों के लिए तो ये कानून मुफीद होता था, अच्छी बात थी। लेकिन भारत, हमने जो काम किया है, हमारे खिलाफ आप विरोध करिए, केदार जी विरोध कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। जो और अनेक दल हैं वो भी स्वतंत्र हैं, इनके ऊपर कोई हम कार्रवाई नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये भारत का विरोध करेंगे, देश का द्रोह करेंगे, तो जरूर किसी के ऊपर भी कार्रवाई होगी, चाहे वो आप हो, हम हो, या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, सबके ऊपर होगी। लेकिन हाँ, राजद्रोह नहीं होगा। आप देशद्रोह वाला हमने कर लिया। ऐसे बहुत कानून का अच्छे परिवर्तन किए। जहां तक मैं बात कह रहा था, जनजाति वर्ग की बात है, तो देखिए जनजाति अस्मिता की बात है। अगर अमरवाड़ा पे आएंगे, फोकस करेंगे, तो हमने अनेक कार्य किए। अगले 5 सालों में हम 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जनजाति समुदाय के लिए करेंगे। 100 करोड़ रुपए का हमने बजट रखा है। जनजाति वर्ग के जो पूजा स्थल हैं उनको भी समुन्नत कर रहे हैं। हमने पैसा एक्ट लागू किया, अटल जी की सरकार ने केंद्र में सारे देश में लागू किया, और फिर हमने मध्य प्रदेश में किया। और लगभग 957 से ज्यादा गांव जो थे जनजाति वर्ग के, जंगली वन विभाग के अंदर आते थे, हमने उसको राजस्व में किया। हम 17,000 मीट्रिक टन हर महीने उनको खाद्यान्न देते हैं। मुख्यमंत्री चलित राजस्व योजना से उनके घर जाके देते हैं। और हमने 3 लाख से ज्यादा पट्टे, जो कांग्रेस ने, कमलनाथ जी की सरकार ने महापाप किया था, हमारे जनजाति वर्ग को बेघर किया था, उनको हमने पट्टे देने का काम किया, खेती की जमीन जोतने का काम किया। ऐसे अनेक कार्य हमने जनजाति वर्ग के लिए किए। बिरसा मुंडा भगवान जी को हमने भगवान माना और जनजाति गौरव दिवस मनाने का काम किया। और अनेक कार्य मैं गिना सकता हूँ, आप समझ लेंगे। अब आपका प्रश्न बता दीजिए, आपने प्रश्न किया था एक। जी, प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया पहले ही। चलिए, केदार शंकर सिरोही जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने दे दिया, क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा समय आपने लिया है। तो केदार शंकर सिरोही जी, जैसा कि अभी सत्येंद्र जैन जी ने ये कहा कि हम जो भी मशीनरी है उसको हम प्रभावित नहीं करते, क्या आपके पास कोई प्रमाण है कि जो प्रमाण न्यायालय के समक्ष जो प्रमाण पेश करती हैं मशीनरी? ये इसको तो जनता के ऊपर ही छोड़ दीजिए आप, है ना। नहीं, 1000 प्रमाण क्या है इसमें, तो पूरी जगह सिस्टम ही इनका काम यही करता है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता से ज्यादा आजकल सरकारी मशीनरी पे चुनाव लड़ती है जी। और इनके पहले वो थोड़े शिवराज जी दिन भर चिल्लाने वाले, वो ऐसी एक सभा नहीं करी जिसमें सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं किया। ग्राम सेवक से लेके आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सबको इन्होंने कहा। चलिए रमेश शर्मा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। अमरवाड़ा की जहां तक उपचुनाव की बात हो रही है, इसमें आरोप प्रत्यारोप तो लग ही रहे हैं, लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उसे चुनावी लाभ हानि के आधार पर देखा जा सकता है। तो जो आरोप इस समय कांग्रेस ने लगाया है उससे बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, स्वाभाविक रूप से वाकई आपने एक अच्छा सवाल किया। इस समय क्योंकि नकारात्मक राजनीति, अगर आप लोकसभा के चुनाव में देखेंगे तो विपक्ष को जो लाभ हुआ है वो नकारात्मक राजनीति और आरोप बिल्कुल ताकत के साथ हमला करके युद्ध स्तर पर जिसको उसी का उनको लाभ हुआ है। प्रश्न इस बात का नहीं है कि उसमें सत्य कितना है, उसमें असत्य कितना है। आरोपों से कहीं ना कहीं एक ऐसी धुंध फैलती है जिसमें मतदाता अनिश्चय में आता है। तो ठीक उसी प्रकार के ये जो आरोप है वो अमरवाड़ा में विपक्ष उसी रणनीति पर चल रहा है जो कांग्रेस कहते भी है कि
प्रेम में और युद्ध में हर चीज जायज है। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक सफलता के लिए नकारात्मक राजनीति की पराकाष्ठा होती है व्यक्तिगत आक्षेप लगाना और छवि को भंग करना, दूसरे की छवि को भंग करना। विपक्ष इस रणनीति पर काम कर रहा है, इसका फर्क तो वोटर पर पड़ेगा। ये इस पर निर्भर करता है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका भाजपा किस स्तर पर जवाब देती है। कुछ आरोप ऐसे होते हैं जिसमें लोकसभा में हमने देखा कि कांग्रेस ने कुछ ऐसे मुद्दे उछाले जिसमें भाजपा उलझ गई और उसका लाभ कांग्रेस को मिला। फिर उसी प्रकार उस सबक लेकर के भाजपा यहाँ पर कैसी रणनीति का उपयोग करती है, इस पर काम करना पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से इस प्रचार का असर तो मतदाता पर पड़ेगा। जी, मतदाता पर इसका कुछ न कुछ असर पड़ेगा। अब चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में आरोप प्रत्यारोप भी होंगे, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप, घपले घोटाले का आरोप प्रत्यारोप वास्तव में चुनाव और चुनावी लाभ के लिए लगाया जा रहा है। अब देखना होगा कि जो आरोप लगे हैं उसका असर कितना होता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।